बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ साहिबा की मिनिस्ट्री से रुखसती के बाद उनका एक इंटरव्यू मंज़र आम पर आया। इस इंटरव्यू में बहुत सारे इंकशाफ़ात जो हैं वो किए गए। प्राइम मिनिस्टर हाउस की और उनकी मिनिस्ट्री की जो असल शक्ल है वो हमारे सामने पेश की गई है। और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मैं इन इल्ज़ामात को सिर्फ़ इल्ज़ामात नहीं समझता, बल्कि मेरे नज़दीक ये इतने संगीन हैं कि इसे अगर एक चार्जशीट कहा जाए, इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और उन मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़ जो चाहते थे कि किसी तरह डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ साहिबा जो हैं अपनी मिनिस्ट्री से अलग हो जाएँ और किस हद तक वो कामयाब हुए, वो आपके सामने है। जो गुफ्तगू की गई उस इंटरव्यू के अंदर हमने कुछ सवालात जो हैं वो तैयार किए हैं और इन सवालात की तादाद जो है वो 36 के करीब है और बिल्कुल टू द पॉइंट और बड़े रेलेवेंट सवालात हैं। क्योंकि जो उन्होंने बातें कही हैं इसका जवाब आना हुकूमत की तरफ से, इमरान खान वज़ीर आज़म जो है उनकी अपनी तरफ से और ख़ुसूसन वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व रहे। आई थिंक दिस इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट और इसे संगीन हमें इसलिए भी समझना चाहिए, इम्पॉर्टेंट इसलिए भी समझना चाहिए क्योंकि इल्ज़ामात जो हैं वो डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ साहिबा की तरफ से जो लगाए गए हैं, क्योंकि शी इज़ अ पॉलिटिकल फ़िगर, वो कभी भी अब ख़ामोश नहीं बैठेंगी। बेशक कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने उनसे रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि आप आज़म खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, कि उनके ख़िलाफ़ जो है किसी किस्म का महाज ना खोलें और ख़ामोश रहें। आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन साहब ने भी कुछ इसी किस्म का कहा था कि आज़म खान जो हैं ये उनका किया धरा है। तो हु इज़ दिस आज़म खान, इस हवाले से हम एक कलाला से एक वीडियो बनाएंगे और आपको इनका पूरा बायोडाटा जो है आपके सामने रखेंगे कि आज़म खान कौन है और इन्हें किसकी आशीर्वाद जो है वो हासिल है और क्या जो कुछ उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं इसमें कुछ हकीकत भी है या नहीं। तो एक अलहदा से हम वीडियो बनाएंगे। अच्छा, जो पहला पॉइंट रेज़ किया गया है, उन्होंने कहा है कि मैं तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकी। अगर आप जानती थी तो आपने अपना इस्तीफ़ा जो है वो क्यों नहीं दिया, आपको डी नोटिफ़ाई ही क्यों करना पड़ा? मुझे क्यों हटाया गया, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं कांटों की सेज पर थी, रोज़ाना कोई ना कोई चैलेंज जो है मेरे सामने मौजूद रहता था। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मिनिस्ट्रीज़ के अंदर चैलेंजेस होते हैं और जो नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव था जिस पे आपको क्रिटिसाइज़ जो है बहुत सारे हलकों में किया भी जा रहा है, कि पाकिस्तान की हुकूमत का जो नेशनल नैरेटिव था आप उसे लोगों तक पहुंचाने में और मीडिया के सामने पेश करने में नाकाम रही और ये एक बड़ी वजह बनी है आपको डी नोटिफाई करने की। वो ये भी कहती हैं कि किसी फाइल को देखने की इजाज़त नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास तमाम पावर्स थी, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान साहब जो हैं वो तमाम पावर्स उनके पास थी। और जो पावर्स जो मिनिस्टर्स की हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो उसे इस्तेमाल कर रहा था। किसी ब्यूरोक्रेट का इस्तीफा मांगने का हक नहीं। बिल्कुल सही कहा कि किसी ब्यूरोक्रेट के पास ये हक नहीं है कि वो आपका इस्तीफा जो है वो आपसे मांगता। इस पर हमारा आपसे एक सवाल है कि क्या आप इस बात को प्राइम मिनिस्टर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाएंगी या पार्टी के अंदर उठाएंगी या फिर एक इंटरव्यू के बाद जो आपने टेलीविजन पर दिया खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी? क्योंकि कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह माजी के अंदर जिन लोगों को डिमोट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स को, उन्हें उनसे बेहतर और बड़ी जो है वजारतें दी गई। तो क्या ऐसा होगा कि आपको कोई मिनिस्ट्री या कुछ ऐसी फ्यूचर में कोई चीज़ दी जाती है तो आप इस मामले को यहीं पे रफा दफा करेंगी? नंबर 8, मुझे क्यों प्राइम मिनिस्टर्स ने बुलाकर घर नहीं भेजा? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर को खुद बुलाना चाहिए था। अगर उन्हें बुलाकर आपको जो है वो नोटिफाई करते हैं तो डी नोटिफाई करने का भी हक जो था वो रीजंस बताई जानी थी। ये आपका हक था। आपने अपने इस इंटरव्यू में ये भी कहा। एक वक्त में कई वजीर थे, तर्जुमान थे। ये भी आपने कहा कि जिस तरह मिनिस्ट्री को रन किया जा रहा था तो बहुत सारे ऐसे तर्जुमान थे जिनको नोटिफाई नहीं किया गया था, बल्कि उनका ताल्लुक जो था वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ था और वहीं से वो बैठ के अनऑथोराइज जो है वो बयान दे दिए जाते थे उनकी तरफ से। तो आपको ये किसी तरह भी कबूल नहीं था। एक चेन ऑफ कमांड जो है उसे डिस्ट्रॉय किया गया। तर्जुमान वो काम करते जिसका इस्तेहकाक जो था वो मेरे पास था। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से बहुत सारे जो है वो ऑर्डर्स दिए जाते और ये कहा जाता कि शी इज़ नॉट द मिनिस्टर, मे बी द प्राइम मिनिस्टर ने शायद उन्हें ऐसा कन्वे किया हो। यानी आप ये सोचती हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस यानी ऑफिस से अगर कोई ऐसी बात की गई है, आज़म खान की तरफ से अगर ऐसी बात की गई है तो वो अपने तौर पर ये सब कुछ नहीं कर रहे थे और ये सब कुछ जो है
वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे कर रहे थे। अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं ये सब बातें करने के टेलीविजन के ऊपर आकर, तो मेरा ख्याल था कि आपको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को डायरेक्टली मुखातिब होकर कहना चाहिए था कि ये जो आज़म खान ने मुझे बुलाकर इस्तीफ़ा मुझसे डिमांड किया, ये काम आपका था। लेकिन वहाँ पर उस प्रोग्राम के अंदर आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपको उम्मीद है कि शायद अभी भी कहीं पर जो है वो कोलेटरल डैमेज अगर हो गया तो शायद हालात जो हैं वो काबू से बाहर हो जाएं और आपके पास कोई रास्ता ना हो कि आप किसी तरह जो है वो वापस अपनी असल पोजीशन पर और इन ताल्लुकात को जो है वो बहाल कर सकें। तो आपने वहाँ पर डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो है मुखातिब होकर नहीं कहा कि जो कुछ आपके साथ हुआ और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। नंबर 13, चेन ऑफ कमांड नहीं थी, यानी जो फैसले थे वो चारों तरफ से आ रहे थे और आखिर में इन फैसलों का कोई माई बाप जो था वो नहीं था। हैरानकुन बात यह है कि आप 1 साल तक वहाँ पे रही और 1 साल के अंदर आपने किसी किस्म की हिकमत अमली नहीं अपनाई कि इन चीज़ों को कैसे काउंटर जो है वो किया जा सके। दिस इज़ समथिंग विच यू शुड आंसर एज वेल। ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलान कर रही थी। ऐसा आपने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि अनऑफिशियल स्टेटमेंट पहले आ जाती थी। नंबर 16, मीडिया में मेरी जग हंसाई होती थी। नंबर 17, तमाम वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में था। वज़ीर-ए-आज़म के लोग मुझे सपोर्ट भी करते थे और ख्वाहिशात लोगों की कुछ ऐसी थी कि मुझे अपनी सीट से जो है वो हटाया जा सके। आपने इस हिस्से में ये इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी इन सेक्रेटरीज़ को, जो ऑब्वियसली आपका इशारा आज़म खान की तरफ है और वो जो कुछ कर रहे थे वो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कहने पर सब कुछ कर रहे थे। मुझे हैरानगी ये हो रही है कि अगर वहाँ पे आपने बैठ कर ये सब कुछ कहा तो आपको डायरेक्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम लेना चाहिए था। नंबर 20, कुछ अनऑथोराइज अफराद को मिनिस्ट्री में रखा गया और मुझे डायरेक्शन दी गई कि आज से ये लोग आपके अंडर काम करेंगे। नंबर 21, ये लोग कौन थे? उनके पास कोई ओहदा नहीं था। ऐसा आपने कहा कि इनकी हैसियत जो थी इस पूरे मिनिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अहमियत जो है वो दी जाती रही। नंबर 22, मैं हुकूमत के लिए कोई मिसाइल पैदा नहीं करना चाहती। जितना इंटरव्यू आपने दिया और उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको एक मैसेज भी कन्वे किया गया है कि आज़म खान को जो है वो टारगेट मत करें। अगर ये बातें सही हैं और इसमें कुछ सदाकत मौजूद है, जितना टफ टाइम और पेंडोरा बॉक्स आपने अब खोल दिया है हुकूमत के ख़िलाफ़, बिकॉज यू आर वेरी वोकल और आप एक पॉलिटिकल फिगर हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पेंडोरा बॉक्स को जिसको आपने खोला है, इन तमाम बातों का जवाब जो है वो आपको भी मिलना चाहिए और अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो उसका भी हिसाब होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर ये सब कुछ झूठ है तो यकीनन इसकी सज़ा भी आपको मिलनी चाहिए। नंबर 22, 23, मुझे वज़ीर-ए-आज़म के कहे बगैर डी नोटिफाई किया गया। आपने ऐसा भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को इस बात का इल्म नहीं था कि आपको डी नोटिफाई जो है वो किया जा रहा है। नंबर 24, मैं वज़ीर-ए-आज़म को ज़बरदस्ती मिली, इसरार किया कि मुझे मिलना है। 25, मेरी ज़िम्मेदारी क्या है और मेरी अथॉरिटी क्या है? ऐसा आपने उस मीटिंग के अंदर जो आपने वज़ीर-ए-आज़म से मिलकर ये कहा कि मुझे मेरी ज़िम्मेदारियाँ और मुझे मेरी अथॉरिटी जो है वो एक्सप्लेन की जाए। 1 साल के बाद अगर आपको याद आया तो हमारा और इस पूरे निज़ाम का जो है वो अल्लाह ही हाफ़िज़। 26, हक़ाइक़ मसक करके वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाए जाते रहे। नंबर 27, आज़म खान साहब ने आपको बुलाया और आपसे इस्तीफ़ा माँगा। मैंने इज़्ज़त के लिए सियासत करनी है और आपने ये भी कहा कि मैं दुरानी, यूसुफ़ बेग मिर्ज़ा या ताहिर अली ख़ान नहीं हूँ, कि कोई भी गैर सियासी शख्सियत या मिनिस्टर जिसका कोई सियासत में ताल्लुक़ नहीं है, उसे बुलाकर वो एक ऐसे मुंतखब नुमाइंदे को कहे कि आप अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दें। नंबर 32, किसी भी एक कंपनी को 1 रुपए की भी पेमेंट जो है वो नहीं की गई। 33, 21 दिसंबर, कॉमटेक जो ISPR की के लिए काम करती है, स्ट्रेटजीज़ जो है वो कैंपेन चलाती है, उसका नंबर जो था, जो लिस्ट जिसका आपने ज़िक्र किया अपने इस इंटरव्यू में, वो नंबर 9 से नंबर 12 पे कैसे पहुंचा, जिसका आपने ज़िक्र किया कि मुझे नहीं मालूम कि किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ। नाज़रीन, ये सब बातें जो हैं वो डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा की तरफ से की गई हैं। बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं, कुछ हमने आपके सामने रखे। हम चाहेंगे कि आप अपने सवालात भी जो है इस वीडियो के अंदर हमारे साथ शेयर करें, कमेंट्स के अंदर हमें बताएं कि कुछ, चूँकि मेरी जो अपनी असेसमेंट है, डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा 1 साल तक इस मिनिस्ट्री में रही। ये बातें जिसका ज़िक्र जो है जब उन्हें निकाला गया है वो आज मीडिया के ऊपर आकर कर रही हैं, तो ये चैनल्स, ये प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद थे जिनके ज़रिए जो है अपनी पोजीशन को वाज़ेह कर सकती थी, या अगर उनमें इतनी खुददारी होती
कि वो प्राइम मिनिस्टर को कहती कि जनाब मेरे से ये मिनिस्ट्री जो है नहीं चल सकती, क्योंकि मुझे बारहा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से जो है प्रेशराइज किया जाता है। आपका जो पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो मुझे काम नहीं करने दे रहा। ये जो कुछ मुझे कहता है या मुझे इसरार किया जाता है चीज़ों को करने के लिए, क्या ये आपके कहने पर किया जा रहा है? अगर ऐसा कुछ था तो आपको ये चीज़ें बहुत पहले एस्केलेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने 1 साल इस मिनिस्ट्री के मज़े लूटे और अब चूंकि आपको निकाल दिया गया है तो आप मजलूम बनकर टेलीविजन चैनल्स के ऊपर मौजूद हैं और अपना मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने रख रही हैं कि मुझे क्यों निकाला गया। निकालने वालों को पता होता है कि उन्हें क्यों निकाला गया, इसमें दूसरी राय नहीं है। अगर आप पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं तो यकीनन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो कुछ आपने मैं इसे रामलीला जो है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 साल तक आपने मज़े लूटे हैं इस मिनिस्ट्री के। और हर मिनिस्टर की ये ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये मिनिस्ट्री जो आपके पास 1 साल तक थी उनके पास आ जाती। फवाद चौधरी आज भी कहते हैं कि जो कुछ उनके साथ हुआ वो सही नहीं था, और वो आज भी ये कहते हैं उनकी बहुत दिल के करीब ये मिनिस्ट्री थी जो आपने उनसे ले ली। खैर, मिनिस्टर्स कोई भी हों, ये मिनिस्ट्री इज़ ऑलवेज अ हॉट केक, और हर मिनिस्टर की ख्वाहिश होती है कि ये वाली मिनिस्ट्री जो है उसे दी जा सके। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों का ताल्लुक है कि नेशनल नैरेटिव जो है, हुकूमत का नेशनल नैरेटिव, वो पूरी कौम के सामने रखा जा सके। आपकी स्पीचेस, आपका बयान, आपकी स्टेटमेंट्स जो पीआईडी से और जब आप आकर बात करती थी तो हमने जो ऑब्जर्व किया इंडिपेंडेंटली, नाज़रीन आपको भी याद होगा कि उसमें वो जहत नहीं होती थी जिससे हम कह सकें कि न्यूज़ मेकर इंटरव्यूज़ बन जाएं, जिसमें हेडलाइंस बन जाएं, जिससे हम अपना इंटरनेशनल और नेशनल जो हमारा एक स्टांस है वो पूरी कौम के सामने रख सकें। कश्मीर का मामला जो है बहुत ही सेंसिटिव है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस तरह ये पेश नहीं किया जा सका। करप्शन के मामला जो हैं, चूंकि उनका ताल्लुक जो है वो सियासत से होता है, एंड शी इज़ अ पॉलिटिकल प्लेयर, बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि किस तरह जो है उसे प्ले अप करना है। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है क्योंकि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अपने लिए जो है मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। चूंकि आप पॉलिटिकली वोकल हैं, आपने ये भी कहा कि मैं अपने वोटर के पास जब वापस जाऊंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी। आपके साथ जो है 92-93 हज़ार वोटर्स हैं, उनके सामने जाकर जो है आपको दोबारा पेश होना पड़ेगा, तो क्या मुंह दिखाऊंगी। मसला यहाँ पे 92-94 हज़ार वोटर्स का नहीं है, यहाँ पे मसला है हमारे नेशनल नैरेटिव का कि आपने उसके साथ जो है कितनी वफा की है। और 1 साल तक मेरा एक ही सवाल है कि आप 1 साल तक इस मिनिस्ट्री में रही और आपके सामने ये सूरत हाल 1 दिन की या 2 दिन की नहीं है, बल्कि 365 दिन, बल्कि इससे ज़्यादा दिन जो है आप इस मिनिस्ट्री में रही। आपने किया क्या है? और अगर आपको शिकायत थी तो आप इनको एस्केलेट करती। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं, इस हवाले से भी हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आज़म खान कौन है, इनका ताल्लुक जो है कहाँ से है, केपी से ये बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के एक टॉपर भी हैं सीएसएस के। इस हवाले से भी हम आपके सामने जो है वीडियोस रखेंगे। और एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो सर उठा रहा है सिंध के अंदर गंदम के हवाले से। आपने कुछ खबरें सुनी होंगी कुछ दिन पहले कि नैब ने कार्रवाई की, प्री बारगेन हुई, लेकिन इसके बावजूद एक और स्कैंडल जो है गंदम के हवाले से वो सर उठा रहा है। इस पर भी हम आपके सामने वीडियोस रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट्स और अपने सवालात जो हैं, जो आप समझते हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से मुतल्लिक हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।